तो चलिए भारतीय अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय से संबंधित क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। सारे क्वेश्चन जो है ऑप्शनल हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं कि हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर उठाए जाते हैं। तो चलिए देरी न करते हुए हम अपने क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है। तो इसमें सामान्यतः राष्ट्रीय आय का अर्थ पूछ लिया गया है। तो आप ऑप्शन देखिएगा, किसी देश में उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाएं। ऑप्शन बी है, किसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाएं। ऑप्शन सी है, किसी देश में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि हम जब राष्ट्रीय आय को शामिल करते हैं तो उसका सही अर्थ क्या होता है, चलिए देखते हैं। जो राष्ट्रीय आय का सही अर्थ है, राष्ट्रीय आय एक वित्त वर्ष में किसी देश के नागरिकों द्वारा, यानी उस देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के जो है मौद्रिक मूल्य, जिसको हम बाजार मूल्य भी कहते हैं, उसका योग होता है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, जिसको NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट को ही जो है राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। NNP कैसा, NNP जो है फैक्टर कास्ट, यानी साधन लागत को ही जो है हम राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। अब राष्ट्रीय आय की गणना जो है किसके द्वारा की जाती है, तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस CSO के माध्यम से जो है राष्ट्रीय आय की गणना जो है की जाती है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जो है किस राज्य में औसत प्रति व्यक्ति सर्वाधिक है। तो किस राज्य में जो है औसत प्रति व्यक्ति सर्वाधिक है, तो याद रखिएगा दिल्ली राज्य ऐसा है एक राज्य है जहाँ पर औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। और इसके बारे में क्या जानकारी है, वर्तमान में जो है प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटल इनकम दिल्ली का प्रथम स्थान है। वर्ष 2017-18 में जो है चालू कीमतों पर दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय कितना था, 3,29,093 रुपये है। इस दृष्टि से जो कि गोवा जो है दूसरे स्थान पर है। गोवा जो है प्रति व्यक्ति आय, गोवा का प्रति व्यक्ति आय कितना है, तो 2,70,150 रुपये है। बिहार जो है इस सूची में जो है अंतिम स्थान पर आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है, बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो है भारत में जो है राष्ट्रीय आय की गणना जो है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जो हमने पहले ही क्वेश्चन में देखा था, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO के द्वारा जो है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो है की जाती है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO का गठन 2 मई 1951 को जो है किया गया था, जिसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है CSO का मुख्यालय जो कि कहाँ पर है, तो दिल्ली में है। अब CSO के संस्थापक कौन थे, तो ये भी क्वेश्चन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो याद रखिएगा जो है PC जो है महालनोबिस, PC महालनोबिस जो है CSO यानी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के संस्थापक थे। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शुद्ध घरेलू उत्पाद NDP, इसको हम कहते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट। शुद्ध घरेलू उत्पाद कैसे प्राप्त किया जाता है, तो शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त करने के लिए हम GDP में से जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP में से जब हम माइनस कर देंगे, जो हमारा घिसावट व्यय होता है, जिसको मूल्यह्रास कहते हैं। मूल्यह्रास जो मशीनों की घिसावट होती है, उत्पादन में जो साधन लगाए जाते हैं उनकी जो घिसावट होती है, उसको हम माइनस कर देते हैं, तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, हमें NDP प्राप्त हो जाता है।
अब इसके बारे में और जानकारी देख लेते हैं। एनडीपी जो है एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस मूल्यह्रास, यानी जो है जीडीपी में से हम मूल्यह्रास को घटा देंगे तो एनडीपी प्राप्त हो जाएगा। याद रखिएगा, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जो है मूल्यह्रास को जो है निर्धारित किया जाता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी इम्पोर्टेंट बन सकता है। एनडीपी जो है जीडीपी से हमेशा कम होती है। यहाँ देख सकते हैं एनडीपी लेस देन जीडीपी, यानी जो है जीडीपी हमारा अधिक है और एनडीपी कम है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से श्रम की भागीदारी कम होने का मुख्य कारण क्या है? तो जो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद में जो है श्रम की भागीदारी कम होने का मुख्य कारण क्या है? तो कीमतों की तुलना में जो है मजदूरी बेहद कम है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में जो है राष्ट्रीय आय को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला आधार वर्ष क्या है? तो याद रखिएगा, जो राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए जो है आधार वर्ष 2011-12 को अपनाया गया है। इसे 2016-17 करने की भी जो है बात चल रही है। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना आधार वर्ष 2011-12 है। इसे जनवरी 2015 में जो है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO के द्वारा अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में जो है उत्पन्न होने वाली प्रमुख समस्या क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा असंगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र जो है भारत की राष्ट्रीय आय की गणना में जो है प्रमुख समस्या है। वर्तमान में भारत में लगभग 86 कार्यबल असंगठित क्षेत्र कार्यरत हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आंकलन किसके द्वारा किया गया था? तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आंकलन किया गया था। चलिए इसके बारे में और जानकारी हम देख लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन लगभग हर एक एग्ज़ाम में या फिर टीजीटी पीजीटी कोई भी एग्ज़ाम हो क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत में जो है सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आंकलन दादा भाई नौरोजी ने 1867 में किया था। याद रखिएगा, उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में जो कि इसका अनुमान लगाया था। और इन्होंने राष्ट्रीय आय का कितना अनुमान लगाया था? 20 रुपये। बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जबकि वैज्ञानिक विधियों से राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो याद रखिएगा, वैज्ञानिक विधियों से सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान VKRV राव ने जो है किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाजार कीमत पर जो है शुद्ध घरेलू उत्पाद NDP मार्केट प्राइस कैसे प्राप्त किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा NNP मार्केट प्राइस में से जो है विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय को निकाल देने से। बाजार कीमत पर जो है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP मार्केट प्राइस में से प्राप्त शुद्ध कारक आय को घटा कर किसी अर्थव्यवस्था की बाजार कीमत पर जो है शुद्ध घरेलू उत्पाद को निकाला जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सकल घरेलू उत्पाद की अवधारणा में जो है घरेलू सीमा के अंतर्गत निम्न में से किस क्षेत्र को शामिल नहीं किया जाता? तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है हम घरेलू सीमा के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल नहीं करते? तो याद रखिएगा, जो विदेशों में स्थित भारतीय संस्कृति के मंदिर, इसको हम शामिल नहीं करते।
दो या दो से अधिक देशों के मध्य सीमा विवाद का क्षेत्र भी जो है शामिल नहीं होता। बाकी इन दोनों चीज़ों को हम शामिल कर लेते हैं। कौन कौन से क्षेत्र को शामिल करते हैं? सामुद्रिक सीमा को शामिल करते हैं, विदेशों में स्थित दूतावास या सैनिक अड्डे जो हमारे एम्बेसी केंद्र होता है, दूतावास लोग होते हैं, उनको हम भारत की घरेलू सीमा में शामिल कर लेते हैं। तो इसका सही जवाब जाएगा केवल 1 और 2 को शामिल नहीं करते हैं। और इसके बारे में जानकारी है, देखिए यहाँ पर दिया है किस किन क्षेत्रों को हम शामिल करते हैं। तो देश का जो है राजनीतिक क्षेत्रफल को शामिल करते हैं, यानी जो हमारा पॉलिटिकल बाउंड्री होता है उसको शामिल करते हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र जो हमारा स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन होता है उसको शामिल करते हैं। अंतरिक्ष क्षेत्र को शामिल करते हैं। अंटार्कटिका व जो है आर्कटिक ध्रुवीय क्षेत्र में स्थित शोध केंद्र जो होते हैं उनको हम जो है घरेलू सीमा में शामिल करते हैं। और जो गहरे समुद्री क्षेत्र होते हैं उनको जो है शामिल करते हैं। विदेशों में राजनीतिक जो कार्यालय यानी जिसको हम एम्बेसी कहते हैं, दूतावास लोग होते हैं, उनको शामिल करते हैं। देश के निवासियों द्वारा संचालित जो मछली पकड़ने के लिए नौकाएं जाती हैं, कुछ नॉटिकल मील तक है, उनको हम शामिल करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्यक्तिगत व्यय योग्य या प्रयोज्य जिसको हम क्या कहते हैं, डिस्पोजल इनकम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम डिस्पोजल इनकम कैसे निकाल सकते हैं। तो जो व्यक्ति जो कर देता है, आय कर को माइनस यानी प्रति व्यक्ति आय में से जो है हम क्या करते हैं, व्यक्तिगत आय जो होती है उसमें से यदि हम माइनस कर दें किसको, कर को, या प्रत्यक्ष कर को माइनस कर दें तो हमारा जो कि डिस्पोजल इनकम निकल आता है। याद रखिएगा, व्यक्तिगत आय में से हम प्रत्यक्ष कर को ही जो है माइनस करके प्रयोज्य आय निकाल सकते हैं। यदि किसी कंपनी का जो है यदि हमें प्रयोज्य आय निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा कारपोरेट टैक्स होता है यानी निगम कर उसको हम माइनस कर देंगे तो हमारा कारपोरेट कंपनी का जो है प्रयोज्य आय आ जाएगा। और इसके बारे में क्या दिया है, व्यक्तिगत आय में से प्रत्यक्ष करों के भुगतान के बाद जो आय लोगों के पास शेष बचती है उसे व्यक्तिगत प्रयोज्य आय कहलाती है, डिस्पोजल इनकम। यहाँ पे इसका फार्मूला दिया है, प्रयोज्य आय बराबर कुल आय माइनस कर की अदायगी यानी जो है करों का भुगतान गैर कर अदायगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ साथ अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? सेवा क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। जैसे जैसे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती जाती है, सेवा क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। किसी अर्थव्यवस्था में जो है राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ साथ अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है, जबकि प्राथमिक क्षेत्र का अंश जो है कम होता जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे जैसे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी कृषि क्षेत्र यानी प्राथमिक क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो प्राथमिक क्षेत्र जो है घटता जाता है। अगला क्वेश्चन है, लेखांकन वर्ष के दौरान किसी देश के घरेलू क्षेत्र में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य क्या कहा जाता है? तो सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर शब्द जो है निम्न में से किसके साथ अनुपात है? तो नॉमिनल जीडीपी और वास्तविक जीडीपी को ही जो है जीडीपी डिफ्लेटर हम कहते हैं। नॉमिनल जीडीपी और वास्तविक जीडीपी। जीडीपी डिफ्लेटर बराबर नॉमिनल जीडीपी बटे रियल जीडीपी। इसको हम भाग दे देंगे तो हमारा जो है नॉमिनल जीडीपी में से रियल जीडीपी को भाग दे देंगे तो हमारा जीडीपी डिफ्लेटर निकल आएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से
कौन सा एक कारक लागत जो है फैक्टर कास्ट पर जीडीपी के लिए सत्य है? तो बाजार मूल्य पर जो है सकल घरेलू उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। और इसके बारे में क्या जानकारी है? किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में प्रयुक्त उत्पादक कारकों के संपूर्ण मूल्य को जो है कारक लागत कहा जाता है। इसमें सरकार को जो है दिए गए कर शामिल नहीं है, जबकि सरकार से प्राप्त सब्सिडी भी वो शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद और विदेशों से अर्जित शुद्ध आय का योग कहा जाता है। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जिसको हम कहते हैं जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। यदि हम सकल घरेलू उत्पाद और विदेशों से अर्जित शुद्ध कारक आय का योग हुई जो है क्या कहलाता है? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी। सकल घरेलू उत्पाद एवं विदेशों से शुद्ध कारक आय को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। इसका आशय एक वर्ष का अवधि में जो है एक देश के नागरिकों द्वारा देश की घरेलू सीमा के अंदर या बाहर उत्पादित की गई अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को सकल मूल्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय मापने की सबसे उपयुक्त विधि क्या है? तो वेरी इंपॉर्टेंट है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कारक लागत। आपने पहले ही क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि जो है एनएनपी फैक्टर कास्ट को ही जो है हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, और इसके बारे में क्या जानकारी है? राष्ट्रीय आय की गणना सबसे उपयुक्त विधि कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी फैक्टर कास्ट है। एनएनपी फैक्टर कास्ट को ज्ञात करने के लिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में से मूल्यह्रास और शुद्ध अप्रत्यक्ष करों को घटाया जाता है। इसका फार्मूला क्या है? एनएनपी फैक्टर कास्ट बराबर जीएनपी माइनस मूल्यह्रास प्लस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। अगला क्वेश्चन है, और ये जो है हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, एक सरल अर्थव्यवस्था में जहाँ सरकार वहाँ व्यापार अथवा बचत नहीं करती, वहाँ राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है? तो सही, सारे इसके ऑप्शन सही हैं, व्यय विधि से, उत्पादन विधि से और आय विधि से। यानी राष्ट्रीय आय की गणना जो है किस विधि से किया जाता है? तो आय विधि, उत्पादन विधि और व्यय विधि। क्या क्या है? व्यय विधि है, उत्पादन विधि, आय विधि। चलिए अब बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।